बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक आम सा पाकिस्तानी शहरी जिसने भारत की रातों की नींदें हराम कर दी। मैंने अपना एक मिशन पूरा कर लिया है और मुझे अपने मिशन की तरफ है। आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे इस चैनल पाशा टीवी 2 को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें। तो चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ। अगले रोज़ शाम को मैं कर्नल शंकर के पास गया। वो हस्बे मामून में मैं की महफिल सजाए बैठा था। अब्दुल करीम बरामदे में हुक्म बजा लाने के लिए मुअद्दब खड़ा था। अब्दुल करीम ने आंखों ही आंखों में सर को ज़रा झुकाकर मुझे सलाम किया। आज कर्नल भी मूड में था। मुझे देखते ही कहने लगा, हेलो मिस्टर पॉमस, प्लीज़ कम एंड जॉइन मी। आए और मेरा साथ दे। मैं इधर उधर की बातें शुरू की ताकि जो मौजू कर्नल को पसंद आए इसी पर बात करें। वो शायद मेरा नाम भी भूल चुका था, इसलिए बार बार मिस्टर पॉमस कह रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, कर्नल साहब, मैं चाय बेचता हूँ और मेरा नाम मनोज है और आप मुझे पॉमस कह रहे हैं। कर्नल ने साफ कोई से कहा कि मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा था, लेकिन पॉमस मैं तुम्हें इसलिए कह रहा था कि पहली ही मुलाकात में तुमने मेरे माजी के मतलब सही बातें बता दी। मैंने कहा कि मैं पॉमिस्ट्री दस्तनासी की से भी वाकिफ नहीं हूँ, अलबत्ता फेस रीडिंग में कुछ शुद्ध बुद्ध रखता हूँ और वो भी अपने कारोबार में मुख्तलिफ लोगों से मिलने की वजह से। इनके मुंह को देख कर इनके चेहरे के तसरात से कुछ अंदाज़ा लगा लेता हूँ। कर्नल कहने लगा, लेकिन मेरे मतलब तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया? मैंने कहा, सर्विस क्लब में आपकी रिहाइश से अंदाज़ा लगाया कि आपकी फैमिली नहीं है, वरना आपको सरकारी बंगला मिल सकता था। क्लब की रौनकों को छोड़कर आप अपनी अलग महफिल सजाते हैं। बकौल आपका हल्का अहबाब बहुत छोटा है। आप अपनी शाम से बेनोशी में गुजारते हैं और तन्हाई पसंद है। इसमें मैंने ये नतीजा अख़ज़ किया है कि माजी की कुछ ऐसी यादें हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ती और आप भी इन यादों को खुद से अलग नहीं करना चाहते, और ऐसी याद जवानी में मोहब्बत में नाकामी की ही हो सकती है। कर्नल गौर से मेरी बातें सुन रहा था। मैंने सिलसिला बरकरार रखते हुए कहा, चूँकि मैं खुद भी माजी में ऐसी ही नाकामी का शिकार हुआ हूँ, इसलिए आपके इस अंदरूनी दर्द को बखूबी समझ गया हूँ। आपको देखकर मुझे एक शहर याद आया है। कुछ इस तरह से सजाए हैं हमने वीराने, अहले शहर भी आते हैं जी को बहलाने। मैं तो चाहता हूँ कि हर शाम आपके साथ गुजारी, लेकिन महज इसलिए रोज़ नहीं आता कि ऐसी यादों में खोने वाला अपनी तन्हाई में किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करता। इसी मौजू पर याद नहीं मैंने और क्या कुछ कहा, लेकिन जब मैं खामोश हुआ तो ये सख्त भीड़ कर्नल मोम की तरह पिघल चुका था। लान में जलती गोल्ड लाइट्स में इसकी आंखें आंसुओं से लबरेज नजर आती थी। कर्नल कुछ देर कुर्सी की बैग से सर लगाए खामोश बैठा रहा। जब वो खुद पर काबू पा चुका तो बोला, मैंने अपने माजी के बारे में आज तक सिर्फ 2-3 दोस्तों को बताया है और आज तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ। तुम बताए बगैर मेरी माजी को कुरेद चुके हो। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और रामीन हूँ। मैंने इसे टोकते हुए अनजान बनकर पूछा, रामीन से आपकी क्या मुराद है? हालांकि मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जिला कचहरी के पास का स्टूडेंट रह चुका हूँ। ये कॉलेज तकसीम हिंद से पहले बरसगीर का बेहतरीन कॉलेज माना जाता था और इसके तलबा खुद को रामीन कहते थे। कर्नल ने मुझे बताया कि कॉलेज में शीला भवन नामी एक क्रिश्चियन लड़की से इसे मोहब्बत होगी। वो इसकी क्लास फेलो थी और ये एक तरफा मोहब्बत न थी, बल्कि ये आग दोनों की तरफ यकसा भड़की हुई थी। वो कॉलेज के नुमाया तलबा में था और पैराकी में कॉलेज टीम का कैप्टन था। इसने फैसला किया था कि ग्रेजुएशन के बाद ICS का इम्तिहान देगा। शीला भी यही चाहती थी। दोनों ने BA का इम्तिहान इकट्ठे दिया था। दोनों के घर कोपर रोड पर थे। इसके पिताजी पंजाब गवर्नमेंट में मुलाजम थे। हम दोनों के घर वाले इस मोहब्बत से आगाह थे और एक दूसरे से अक्सर मिलते रहते थे। अप्रैल लाहौर भी हिंदू मुस्लिम फसादात की लपेट में आ गया। एक शाम फसादियों ने इसके घर के सामने वाले घर को आग लगा दी। वो घर मुसलमानों का था। इसके पिता जो दिल के मरीज थे, ये मंजर देखकर इन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो स्वर्गवास हो गए। इसने मुझे बताया कि फसादियों की शरंगेजी पर चंद रोज तो काबू पा लिया गया, लेकिन पिताजी की मौत ने हमें उजाड़ दिया। हमारे पास जमा पूंजी न होने के बराबर थी। घर का सारा बोझ मुझ पर आन पड़ा था। मैंने रंग महल में दुकान पर जिस वक्ती मुलाजमत कर ली। उम्मीद थी कि पिताजी के फंड वगैरह मिल जाएंगे तो मैं ICS की तैयारी शुरू कर दूंगा। शीला के घर वालों पर हमारी माली कमजोरी का राज खुल चुका था और वो कुछ खिंचे से रहने लगे थे। इसी दौरान शीला के लिए एक इंडियन क्रिश्चियन कैप्टन का रिश्ता आया। शीला ने भी अब मुझसे दूर रहना शुरू कर दिया था। मैंने शीला को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। मैंने इसे गुजरे दिनों की बातें और कस्में वादे याद दिलाए, लेकिन बेसूद। और एक दिन शीला इस कैप्टन की दुल्हन बनकर चली गई, लेकिन
लेकिन मेरे दिल से न निकल सकी। मैं अपनी बेसरो सामानी के बोझ तले दबा हुआ शीला को गिरजे से कैप्टन की दुल्हन बनकर निकलते देखता रहा, लेकिन कुछ न कर सका। मुझे एक चुप सी लग गई थी। इसी दौरान तकसीम हिंद हो गई। मैं अपनी माता और 2 बहनों को लेकर भारत चला आया। लाहौर में हमारा मकान मेरे पिता के एक दोस्त ने मुनासिब दामों पर हमसे खरीद लिया था। इस मकान की जो रकम मिली थी, इससे मैंने अपनी बहनों के हाथ पीले किए। कुछ अरसे के बाद मेरी माता भी चल बसी। अब मैं यकौ तनहा था। मैंने फौज ज्वाइन कर ली। देहरादून में 2.5 साल की तरबियत के बाद 2nd लेफ्टिनेंट बना। मैंने पूरी कोशिश की कि शीला को दिल से निकाल दूं, लेकिन इसकी मोहब्बत और याद की जड़ें दिल में कुछ इतनी गहराई तक पहुंच चुकी थी कि नाकाम रहा। कर्नल की दुखती रख पर मेरा हाथ कुछ ऐसा पड़ा था कि इसके जज्बात के सारे बंद टूट चुके थे। वो बोलता चला गया। सन 65 की भारत पाकिस्तान जंग के दौरान एक इन्फेंट्री कंपनी का कमांडर था और लाहौर सेक्टर पर मेरी कंपनी तैनात थी। मेरी रैकी करने वाले जवानों ने बताया कि पाकिस्तान की एक बड़ी तोप काल्बल रानी या शेरनी जो 250 पाउंड का गोला 22 मील तक फेंक सकती है की लोकेशन उन्होंने देख ली है। मैं अगर चाहता तो अपनी आर्टिलरी को बताकर इस तोप को तबाह करवा सकता था, लेकिन मैं डिप्टी आर्टिलरी को न बता सका। अगरचे हमारा मवासलाती राब्ता अपनी आर्टिलरी तोपखाने से कट चुका था, लेकिन इंतकाम पहुँचाने के और ज़रा भी थे। ये शायद लाहौर से मेरी मोहब्बत और शीला की वजह से हुआ, जो लाहौर में रहती थी, कि मैं अपना फ़र्ज ना निभा सका, जिसकी पादाश में मुझे दफ्तरी अमूर पर लगा दिया गया। मैंने शादी नहीं की। अपने दफ्तरी औकात के बाद मेरा बेशतर वक्त तन्हाई और शराब नोशी में गुजरता है। कर्नल ने और बहुत सी बातें की जिनसे मैंने अंदाज़ा लगाया कि कर्नल भारतीय फ़ौज से भी नाला है और गैर महसूस तौर पर अपनी ज़ाती वजूहात की वजह से पाकिस्तान के भी इतना खिलाफ नहीं जितना दूसरे भारतीय फ़ौजी थे। रात करीब 12 बजे हमारी ये महफिल बर्खास्त हुई और मैं कर्नल शंकर के मतलब मुज्जात ख़यालात के हजूम में गिरा हुआ अपने होटल वापस पहुंचा। यहाँ पाकिस्तान की रानी और शेरनी तोपों के मतलब कारियन को बताता चलूँ कि ये 2 सुपर हैवी तोपों की एक किस्म अमेरिका ने अच्छे वक्तों में पाकिस्तान को दी थी। इनमें चलने वाला गोला 250 पाउंड का होता है और 22 मील तक इसकी रेंज है। सन 65 और 71 की जंगों में इन 2 तोपों ने लाहौर के तहफ़्फ़ुज़ में नुमायां किरदार अदा किया था। भारतीय फौज इनके गोलों की आवाज़ सुनते ही दहशत से कांपने लगती थी और उल्टे कदमों अपने मोर्चे में दुबक जाती थी। कर्नल शंकर ने शराब के नशे में अपना दिल खोलकर मेरे सामने रख दिया था, लेकिन मुझे ट्रैप करने के लिए ये इसकी एक चाल भी हो सकती थी। अब्दुल करीम की दर्द भरी कहानी और कर्नल शंकर की बातें, ये दोनों सच्ची भी हो सकती थी और गलत भी। इन हालात में मुझे अपना हर कदम फूंक फूंक कर उठाना था। मैंने दोनों की बातों के हर फिक्रे और हर लफ्ज़ का तजिया करना शुरू किया और बिलाखिर ये फैसला किया कि जब तक मेरे साथी लखनऊ से वापस आकर अब्दुल करीम के बयान की तस्दीक न कर दे तो मैं कोई कदम न उठाऊँ। तारापुर के एटमी बिजली घर के मतलब चूँकि हमें पाकिस्तान में ब्रीफ नहीं किया गया था और ये मिशन इंतहाई अहम नौइयत का था, इसलिए मैंने हर मुमकिन ज़रिए से मालूमात इकट्ठी करने का फैसला किया। न्यूक्लियर एनर्जी से मुतल्लिक़ किताबें तो मैं पहले ही ले चुका था और इनका मुताला भी शुरू कर दिया था। अब मैं ये चाहता था कि वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम के मुतल्लिक़ भी जानकारी हासिल करूँ। यशवंत फंस गया था। कारियन न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे साथियों की जहनी कैफियत का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। दुश्मन मुल्क में हिंदू बनकर रहने और इसकी दिफाई नौइयत की असास और क्लासीफाइड मालूमात हासिल करने वाले और हर वक्त पकड़े जाने के खौफ ने हम पर शदीद ज़हनी दबाव डाल रखा था। हमारे चेहरों से मुस्कुराहट गायब और हमारी हंसी बिल्कुल मसनूई हो चुकी थी। रातों को नींद में हम अक्सर चौंक उठते थे। अपनी कैफियत को मैं जानता था, मेरे साथियों ने भी अपनी जहनी हालत मुझे बता दी थी। पाकिस्तान में दौरान तरबियत ऐसी हालत पेश आने पर जहनी दबाव कम करने के लिए एक मस्कन दवा के इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई थी। हमने ये दवा इस्तेमाल करना शुरू की और 1 हफ्ता इस्तेमाल के बाद हमारी जहनी तनाव में खासी कमी आ चुकी थी। लखनऊ जाने वाले मेरे 2 साथी चौथे दिन लौट आए। वो अब्दुल करीम के मुतल्लिक़ मालूमात लेकर आए थे। दुकानदार ने अब्दुल करीम की कही हुई तमाम बातों की तस्दीक की थी। दुकानदार ने अब्दुल करीम के मुतल्लिक़ ये भी बताया था कि इसके दूर पार के रिश्तेदारों के अलावा एक हकीकी चचा भी हैं, लेकिन वो सब अब्दुल करीम के वालिदैन के मरने के बाद चाहे इस यतीम की मोहब्बत शफकत देने के इनके घर में जो बचा कुछ सामान था वो भी उठा कर ले गए और अब्दुल करीम बेआसरा और बेसहारा रह गया। इसके वालिद से दोस्ती की वजह से इस दुकानदार ने इसे अपने घर में पनाह दी और वो तालीम हासिल करने के साथ साथ दुकान पर भी इसका हाथ बटाता था। मैट्रिक के बाद अब्दुल करीम मजीद तालीम हासिल करना चाहता था, लिहाजा साल भर वो दुकान पर ही काम करता रहा और जो ही उसे मौका मिला वो फौज में भर्ती हो गया।
دکاندار نے میرے ساتھیوں سے اس پوچھ گچھ کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ عبدالکریم کی ان کے خاندان کی ایک لڑکی سے شادی کی تجویز زیر غور ہے اور وہ اسی سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ دکاندار نے کہا کہ عبدالکریم ایک شریف اور نواب خاندان کا چشم و چراغ ہے، سوائے غریب اور بے آسرا ہونے کے اس میں کوئی خامی نہیں۔ دکاندار نے یہاں تک کہا کہ اگر اس کی کوئی بیٹی ہوتی تو اسے عبدالکریم سے بیاہنے میں فخر محسوس کرتا۔ غرض یہ کہ عبدالکریم کی بیان کردہ سب باتوں کی سچائی کی تصدیق ہو چکی تھی، اب مجھے اس کا تعاون حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کرنی تھی۔ ابھی تک عبدالکریم کا جو خاکہ میرے سامنے تھا وہ ایک خاندانی بے آسرا تنہا مسلمان بھارتی سپاہی کا تھا جو اپنے افسران کی مسلسل گالم گلوچ اور سخت رویے کا شکار تھا۔ یہ اس خاکے کا مثبت رخ تھا۔ وہ دوسرا رخ جو منفی تھا وہ کچھ یوں تھا کہ وہ اپنی ذاتی شکایات اور رنجش کے باوجود اپنے ملک کا خیرخواہ ہو سکتا تھا۔ اس کی عزت نفس جو کچلی جا چکی تھی اسے ڈیفیکٹر باغی بنا سکتی تھی، یا پھر اس کی کچلی ہوئی عزت نفس کی بحالی کے لیے وہ ہمارا راز جاننے کے بعد اپنے افسران کو ہمارے متعلق بتا کر بھارت ماتا کا سپوت بن سکتا تھا اور اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتا تھا۔ دونوں صورتیں ممکن تھیں۔ یہاں پاکستان میں ہی دیکھ لیجیے، کہنے کو تو ہم سب پاکستانی ایک اور قلیل کے سوا مسلمان ہیں، لیکن ہمیں مادر وطن کی عزت، حرمت اور بقا کو پیچھے دھکیل کر اپنی ذاتی مفاد کو پورا کرنے والے غدار اور وطن فروش بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، ورنہ بھارتی ٹینکوں بیٹھ کر آنے کا دعویٰ کرنے والے دھکیل کر پاکستان کا قومی پرچم جو ہماری آزادی اور غیرت کا نشان ہے، اسے وزارِ قائد پر نظر آتش کرنے والے، پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور کھلے عام اس کا اعلان کرنے والے ابھی تک زندہ نہ ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے غداروں کی باتیں سن کر خاموش رہنے والے بھی وطن کی محبت سے اتنے ہی دور ہیں جتنے وہ غدار۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں بہن کی گالی سن کر تیش میں آنے اور مرنے مارنے پر تل جانے والوں کی غیرت اس وقت کیوں سو جاتی ہے جب کوئی ان کی مادر وطن کو گالی دیتا ہے۔ شاید یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آزادی کی قدر و قیمت معلوم نہیں اور وہ اپنے آزاد وطن میں درپیش وقتی مشکلات کا حل دشمن کی غلامی میں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ساری سیاسی پارٹیاں، یہ لسانی تنظیمیں چاہے اقتدار میں ہوں یا حزب اختلاف میں، صرف اور صرف اپنے ذاتی فائد کے حصول میں لگی رہتی ہیں۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، ان کے لیے اقتدار کا حصول صرف پاکستان کو لوٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ پاکستان کی افواج پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ افواج پاکستان کے جوان اور افسران اپنے سے 8 گنا بڑے دشمن کے سامنے یوں سینہ سپر جان ہتھیلی پر لیے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں کہ دشمن کا اکھنڈ بھارت کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے اور اسے خود اپنی بقا کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی اور دھماکے کرنے والے اگر پاکستانی ہیں تو 100% یقیناً دشمن کے ایجنٹ ہیں۔ عبرتناک موت کا ان کا مقدر ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ان تعاونی شبہوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اس الجھی ہوئی صورتحال میں میں نے ساتھیوں سے مشورہ کرنا مناسب سمجھا اور ان کے ساتھ میٹنگ میں ہر ایک کا نقطہ نظر جاننے کی کوشش کی۔ 2 ساتھیوں کا خیال تھا کہ رات کو عبدالکریم کو اٹھا لیا جائے اور اسے سمجھایا جائے یا مجبور کیا جائے کہ وہ ہمارا ساتھ دے اور اگر وہ نہ مانے تو اسے وہیں ختم کر دیا جائے۔ ایک ساتھی کا کہنا تھا کہ کرنل شنکر کے کمرے میں رات کو گھس کر اسے ہلاک کر دیا جائے اور اس کے کمرے سے اس کا بریف کیس اہم کاغذات اٹھا لیے جائیں۔ یہ دونوں تجاویز تھوڑی سی بحث کے بعد رد کر دی گئی۔ پہلی اس لیے کہ عبدالکریم اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اٹھائے جانے کے بعد وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کر کے اس سے نہ صرف مکر سکتا تھا بلکہ ہمیں پکڑوا کے اپنے نمبر بھی بڑھا سکتا تھا۔ کرنل کو اگر ہلاک کر دیا جاتا تو اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ اس کے کمرے میں موجود کاغذات وغیرہ اہمیت کے حامل بھی ہوتے۔ ہر 2 صورتوں میں بھارتی سیکیورٹی نہ صرف بہت چوکس ہو جاتی بلکہ میرے پکڑے جانے کا بھی امکان بڑھ جاتا کیونکہ کرنل شنکر سے ملنے والوں میں میرا نام سر فہرست ہوتا۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ ان دونوں کو بھی فی الحال اسٹینڈ بائی پوزیشن میں رکھ کر مزید کلٹیویٹ کیا جائے اور اپنے مشن یعنی آرمی ہیڈ کوارٹرز میں پہنچنے اور وہاں معلومات کے حصول کے لیے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب پورا دھیان ہیڈ کوارٹرز کے سپرنٹینڈنٹ یشونت اور ان 2 عیسائی سویپرز پر دیں۔ اگلے روز ہی اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ چھٹی کے وقت ہم ہیڈ کوارٹر کے قریب بس اسٹاپ پر پہنچ گئے۔ ہم یشونت کے ساتھ ایک ہی بس میں سوار ہوئے اور میں نے اس کا گھر بھی دیکھ لیا۔ میں نے اپنے 2 ساتھیوں کو دونوں صفائی کرنے والوں کے پیچھے لگا دیا کہ ان سے واقفیت پیدا کریں اور اس طرح دفتر کے بعد ان کی سرگرمیوں کا نہ صرف پتہ چلائیں بلکہ اگر ضرورت پڑے تو ان میں شریک بھی ہو۔ تو دوسرے 2 ساتھیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ دفتر کے بعد وہ یشونت کی نگرانی کریں اور جس شام وہ گانا سننے کے لیے جائے تو
ان میں سے ایک اس کا پیچھا کرتا رہے تاکہ اس بالاخانے کی نشاندہی ہو سکے جہاں وہ موجود ہو، اور دوسرا ساتھی مجھے بتانے کے لیے اس علاقے چاوڑی بازار کے شروع میں ایک ریسٹورنٹ میں آئی جہاں میں ہر شام 7 بجے پہنچ جایا کروں گا۔ یہ مہینے کی شروع کی تاریخیں تھیں۔ اس ریسٹورنٹ میں مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ غالباً تیسرا یا چوتھا دن تھا جب میرے ساتھی نے ریسٹورنٹ میں آ کر مجھے اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس بالاخانے کے نیچے کھڑے تھے جس میں یشونت گیا تھا۔ میں نے ایک ساتھی کو رخصت کیا کیونکہ اس شام میرا پروگرام صرف یشونت سے ملنے اور اس سے تعلقات پیدا کرنے کا تھا۔ میں بالاخانے کی سیڑھیاں چڑھ کر اس سجے سجائے کمرے میں پہنچ گیا جہاں ناچ گانا ہوتا تھا۔ ہر طرف گاؤ تکیے کرینے سے رکھے ہوئے تھے۔ ابھی محفل شروع نہیں ہوئی تھی۔ نائکا نے مجھے خوش آمدید کہا۔ میں یشونت کے ساتھ کی نشست پر بیٹھ گیا۔ چند منٹوں کے اندر مجھے ایک تقریبی تشتری میں چاندی کے ورق میں لپٹا پان پیش کیا گیا۔ میں نے پان اٹھا کر 20 روپے تشتری میں رکھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد سازندے آ گئے اور اپنے ساز درست کرنے لگے۔ ابھی گانے کی تیاریاں ہو ہی رہی تھی کہ یشونت اور 2-3 لوگوں کے سامنے گلاس اور سوڈے کی بوتلیں آ گئی۔ یشونت نے جیب سے آدھے کی بوتل نکالی۔ دوسرے گاہکوں کے لیے بوتلیں نائکا نے پچھلے کمرے سے منگوا لی۔ بڑے مؤدب انداز میں نائکا نے اسے کہا کہ آج موڈ میں نہیں ہوں، اس لیے صرف کوئی ٹھنڈا مشروب پیوں گا۔ تھوڑی دیر بعد میں بستہ کوکا کولا کی 2 بوتلیں میرے سامنے رکھ دی گئی۔ محفل کا آغاز نیم کلاسیکی گانوں سے ہوا۔ یشونت اس دوران اپنے آدھے کا آدھا حصہ پی چکا تھا۔ میں یشونت پر کڑی نظر رکھے تھا۔ اس کی نظر کرم اس طوائف پر ہے۔ کلاسیکی موسیقی کا درد ختم ہوا۔ اس دوران 3 نوجوان طوائفیں اپنے پیروں میں گھنگرو باندھنے لگیں۔ یشونت نے بوتل میں بچی ہوئی شراب گلاس میں انڈیل لی، تھوڑا سا پانی ملایا اور گٹاگٹ چڑھا گیا۔ ان 3 طوائفوں نے تماشبینوں کے درمیان میں آ کر سب کو فرشی سلام کیے۔ ابھی وہ طبلے اور دوسرے سازوں کے ساتھ اپنے قدم ملا ہی رہی تھی کہ یشونت نے اپنی دوسری جیب سے ایک آدھا اور نکالا۔ بھارت کی بنی ہوئی رم شراب کی ایک قسم پی رہا تھا۔ چونکہ پوری بوتل فل اور آدھے چپٹے ہوتے ہیں اس لیے وہ آسانی جیبوں میں آ جاتے ہیں۔ یشونت نے دوسری بوتل میں بھی کچھ رم گلاس میں انڈیلی اور اسے چڑھا گیا۔ اب وہ پوری طرح سے نشے میں چور تھا۔ جب گانا شروع ہوا تو ویل 1 روپے کی تھی۔ ناچنے والی 3 لڑکیوں نے رقص شروع کیا۔ ان تینوں کے قدم اور رقص کے زاویے ایک دوسرے سے اتنے ملے ہوئے تھے کہ وہ ایک ہی جسم کے 3 حصے دکھائی دیتی تھی۔ ان کے رقص نے محفل کو گرما دیا۔ اب 1 روپے سے بڑھ کر 5 روپے ہو چکی تھی۔ مجھے چونکہ وہاں پر یشونت کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا اور طوائفوں پر اپنی امارات کا روب ڈالنا تھا، لہٰذا میں نے 10 روپے کی ویل شروع کر دی۔ بالاخانوں کا رواج ہے کہ جو زیادہ ویل پیش کرے اسی کے سامنے جا کر ناچا جائے یا ناچتے ہوئے بیٹھ کر ویل لینا ہوتا ہے۔ 10 روپے کی ویل پر دوسرے تماشبین کچھ چونک سے گئے اور روپے کے 10 نوٹوں کا پیکٹ بنا کر ویل دینی شروع کر دی، لیکن ویل دینے میں وقفہ بڑھا دیا۔ یہی وقت تھا جب مجھے اپنی امارات کا سکہ پٹانا تھا۔ میں نے ویل 20 روپے کر دی۔ بالاخانوں کا اصول ہے کہ بیک وقت 2 یا زیادہ تماشبین ویل پیش کریں تو زیادہ ویل دینے والے کے پاس طوائف پہلے آتی ہے۔ میں اپنے ہمراہ خاصی رقم لے گیا تھا۔ 20 روپے کے نوٹوں کی ایک گڈی کے علاوہ 100 روپے کے 60 نوٹ میرے پاس تھے۔ بیک وقت میں نے اور یشونت نے مخصوص طوائف کو ویل دینے کے لیے اشارہ کیا۔ میرے پاس 20 روپے کا نوٹ تھا اور یشونت نے 10 روپے آگے کر رکھے تھے۔ طوائف میرے پاس آئی اور نوٹ لے کر اٹھنے لگی تو میں نے 20 کا ایک اور نوٹ نکال کر اسے پھر بٹھا لیا۔ 20 والے نوٹوں کی گڈی میں نے اپنے سامنے قالین پر رکھی ہوئی تھی اور ایک کے بعد ایک نوٹ دے کر اس طوائف کو اٹھنے نہیں دیتا تھا۔ یشونت نے اپنا ہاتھ جس میں 10 کا نوٹ پکڑا ہوا تھا پیچھے کر لیا۔ میں نے اپنا سلسلہ جاری رکھا۔ یشونت مایوس ہو کر اٹھنے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ بازو سے پکڑتے ہوئے اسے بٹھا لیا اور کہا، یشونت بابو یہ کیا؟ میں ایک اجنبی کے منہ سے اپنا نام سن کر کچھ حیران سا ہوا۔ میں نے بے تکلفی سے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے نزدیک کر لیا اور دوسرے ہاتھ سے پہلے یشونت کے سر پر اور پھر اس کے ماتھے اور گالوں پر رکھ کر دینی شروع کر دی۔ طوائف کا کیا تھا، اسے تو نوٹ اکٹھے کرنے تھے۔ وہ میری دی ہوئی ویلیں یشونت کے سر پر اور چہرے سے اٹھا رہی تھی۔ شراب کے نشے میں مدہوش یشونت نے 1-2 بار مجھے رسمی طور پر روکنے کی کوشش کی، لیکن حسن و شباب کی گرمی اور اٹکلیاں سے اسے اتنا من بھائی کہ اس نے ہتھیار پھینک دیے۔ اس دوران دوسری 2 طوائفیں مسلسل ناچ رہی تھیں اور بے دلی سے دوسرے تماشبینوں کی دی ہوئی ویلیں لے رہی تھیں۔ کچھ تماشبین مقابلے کی سکت نہ ہونے کی وجہ سے اٹھ کر چا چکے تھے۔ سازندوں نے بھی اسی دوران
दौरान 2 नई धुनें शुरू की, लेकिन मैंने यशवंत की पसंदीदा लड़की को इसमें सामने से उठने ना दिया। मेरी गड्डी में जब 4-5 नोट बाकी रह गए तो मैंने 100 रुपये के 20 नोट नायका को मुखातब करके इसकी तरफ फेंक दिए, और इससे पहले कि मेरी बाकी 4-5 नोट ख़त्म होते 20 रुपये वाले नोटों की एक नई गड्डी मेरे सामने रख दी गई थी। नायका ने मुझसे अब इकट्ठी रकम ऐंठने का सोचकर रक्स बंद करवा दिया था और एक तरह का वक्फा हो गया था। नायका ने सबसे खाने का पूछा। मैंने सीख कबाब और पराठे मंगवाए। यशवंत ने भी कबाब और पराठे मंगवाए। मैंने 1000 रुपये नायका की तरफ डालते हुए कहा कि यशवंत, मैं और इसकी महबूबा हम तीनों खाना पिछले कमरे में इकट्ठे खाएंगे। नायका ने सर हिलाकर हामी भर ली। हम तीनों ने पिछले कमरे में खाना खाया। खाना खाने के बाद अब महफिल का दूसरा हिस्सा शुरू होना था। यशवंत इतनी ज़्यादा पी चुका था कि लड़खड़ा कर कभी इधर उधर गिरता कभी उधर। मैंने नायका को कहा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए अब हम चलते हैं। ये कहते हुए मैंने नायका को मजीद 500 रुपये दिए और यशवंत को संभालते हुए नीचे ले आया। मेरा साथी रेस्टोरेंट में मेरा मुंतजर था। मैंने इसे टैक्सी लाने को कहा। जल्द ही टैक्सी आ गई। चावड़ी बाजार के पीछे ही 2 तंग गलियों में जिसम फरोशी का धंधा होता है, मैंने वहाँ टैक्सी रुकवाई। यशवंत तो टैक्सी में ही खराटे भरने लग गया था। मैं इस गली में गया। गली में दाखिले की जगह पर पुलिस का एक हेड कांस्टेबल और सिपाही खड़े थे। मैंने इनकी तरफ निगाही से अंदाजा लगाकर 50 रुपये हेड कांस्टेबल की मुट्ठी में थमा दिए। इसने हंसते हुए मुझे आगे जाने का ग्रीन सिग्नल दिया। मैंने गली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक चक्कर लगाया। एक निस्बतन जवान और साफ सुथरी औरत के करीब गया तो वो फौरन बोली 30 रुपया। मैंने कहा मैं 300 दूंगा और 1 घंटे में वापस छोड़ जाऊंगा। वो कुछ सोचने लगी। मैंने कहा अच्छा 500 दूंगा। इसने दिलावरे नाम के किसी आदमी को बुलाया और इसे मेरी ऑफर बताई। दिलावरे पूछने लगा कि कहाँ ले जाना है। मैंने कहा दरियागंज। इसने कहा कोई चक्कर है। मैंने जवाब दिया हाँ, एक हिंदू को रुसवा करना है जिसने कई मुसलमान लड़कियों को ख़राब किया है। इसने पूछा आप मुसलमान हैं? मैंने कहा हाँ। इसने कहा आपने बजाय इधर उधर की बातें करने के सीधी और सच्ची बात की है। शक्ल से भी भले आदमी दिखाई देते हैं। मैं जरी को आपके साथ भेज देता हूँ। 1 घंटे के बजाय इसे बेशक सुबह तक अपने साथ रखें, लेकिन इसे सही सलामत वापस छोड़ दें। मैंने इसे कहा कि एक आदमी भी पास नहीं जाएगा, हमें सिर्फ इस हिंदू को रुसवा करना है और बस। इसने जरी को मेरे हमरा जाने को कहा और खुद कमरे में चला गया। जरी 5-7 मिनट में मेकअप दुरुस्त करके बाहर आ गई। मैं इसे लेकर गली के बाहर आ गया। मैं ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठ गया और पिछली सीट पर यशवंत, बीच में जरी और फिर मेरा साथी बैठ के। टैक्सी ड्राइवर सिख था। मैंने इसे दरियागंज जाने के लिए कहा। दरियागंज जाते हुए आधा मील तक कोई आबादी न थी, सिर्फ दरख्त और झाड़ियाँ थी। मैंने ड्राइवर से कहा कि इस जगह रुक जाए। अपने साथी को मैंने सोए हुए यशवंत को सहारा देकर झाड़ियों के पीछे ले जाने और जरी को भी इनके पीछे जाने को कहा। ड्राइवर को मैंने 100 का नोट दिया और कहा कि टैक्सी बोनट उठाकर यूं जाहिर करे जैसे इंजन में कोई खराबी पैदा हो गई है। हमें 15-20 मिनट में वापस आते हैं। वो हंसने लगा। यशवंत नशे में चूर जमीन पर ढेर पड़ा था। मेरे साथी को भी इल्म था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं और मेरा साथी दोनों मुसल्ला थे। मेरे साथी के पास तकरीबन 2000 रुपये थे। मैंने इससे सारी रकम ले ली और अपने सारे रुपए इकट्ठे मिलाकर बदहोश यशवंत के हाथ में पकड़ा दिए। यशवंत को मेरे साथी ने जमीन पर बैठे बैठे सहारा देकर खड़ा किया। मैंने जरी को कहा कि वो यशवंत के बिल्कुल साथ खड़ी होकर यशवंत के सीने पर सर रख दे। अब ये पोज कुछ यूँ था कि दोनों झाड़ियों में खड़े थे और यशवंत ने नोटों वाला हाथ की गर्दन के पीछे से गुजार कर सामने इसके जिस्म पर रखा था। मैंने साथी से कैमरा लेकर इसकी पूरी 12 तस्वीरें उतारी। इसके बाद मैंने नोट यशवंत के हाथ से लेकर अपनी जेब में रख लिए। इस काम से फारिग होकर वहाँ वापस टैक्सी की तरफ लौटे तो वो मुश्किल आध घंटा ही गुजरा हुआ था। मैंने टैक्सी ड्राइवर को वापस चूड़ी बाजार चलने को कहा। इस गली के करीब पहुंचकर मैंने जरी को वापस जाने के लिए कहा तो वो कहने लगी मुझे मेरे कमरे तक छोड़ जाए वरना पुलिस वाले मुझे जबरदस्ती हमरा ले जाएंगे। मैं जरी को उसके कमरे तक छोड़कर वापस पलटा तो वही दोनों पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे। 50 रुपये रिश्वत की गर्मी में वो हमारे गली में जाने और मेरे वापस आने पर सिर्फ मुस्कुराए। मैंने टैक्सी ड्राइवर को रेलवे स्टेशन की तरफ चलने के लिए कहा। रेलवे स्टेशन पर ये टैक्सी छोड़कर हमने एक दूसरी टैक्सी पकड़ी और यशवंत के घर की तरफ रवाना हुए। यशवंत के घर की गली से चंद कदम के फासले पर मैंने टैक्सी रोक दी। मैं टैक्सी में बैठा रहा और मेरा साथी अदसोए यशवंत को सहारा देकर इसके घर ले गया। बकौल इसके यशवंत के लड़के ने दरवाज़ा खोला। मेरे साथी ने यशवंत को इसके हवाले किया और तेज़ कदमों से वापस लौट आया। यशवंत के लड़के ने मेरे साथी से कोई सवाल नहीं किया। शायद ये इसके रोज़ के मामूलात में था कि नशे में चूर वापस लौटता है। मैंने अपने साथी को महला फराश खाने के करीब उतार दिया। इससे ली हुई रकम वापस लौटा दी और कहा कि फिल्म डेवलप करा के अर्जेंट हर तस्वीर की 3-3 कापियाँ बनवाए। मैं अगली शाम 7 बजे इसे चावड़ी बाजार के इसी रेस्टोरेंट में मिलूंगा। अपने साथी को रुखसत करके मैंने टैक्सी ड्राइवर को नई दिल्ली चलने को कहा।
लोधी होटल से आगे गुजरकर टैक्सी को फारग किया और टहलता हुआ वापस होटल चला आया। अगले रोज़ शाम को मेरे दो साथी मुकर्रर वक्त पर मुझे चावड़ी बाजार के इसी होटल में मिले। मुझे वह देखते ही हंसे और मेरे पास बैठ गए और गुज़श्ता रात की खिंची हुई 12 तस्वीरों का एक सेट मेरे सामने रख दिया। तस्वीरें बिल्कुल साफ आई थी और फ्लैश गन ने पस मंज़र में झाड़ियों को भी नुमाया कर दिया था। बाकी 2 सेट और नेगेटिव वो एहतियातन अपने घर छोड़ आए थे। इन तस्वीरों की वजह से यशवंत मुझे बिल्कुल बेदस्तो पा नज़र आ रहा था। इसकी कमज़ोरी मेरे हाथ आ चुकी थी। अब मुझे ये करना था कि यशवंत से मिलकर और इसे ये तस्वीरें दिखाकर इसके भयानक अंजाम की ऐसी तस्वीर कशी करूँ कि वो मेरे हर बात मानने पर मजबूर हो जाए। मैंने ये फैसला किया कि यशवंत से मिलने में 2-3 दिन का वक्फा दिया जाए। गुज़श्ता रात वो इतना मदहोश था कि हमारी कार्रवाई के दौरान इसने कोई मज़ाहमत ही न की थी। अगर इसे कोई बात याद आई भी तो वो इसे शायद ख्वाब समझे और अगर सब कुछ याद आ भी गया तो अपने साथ गुजरी हुई वारदात के असर से संभल जाए। इससे फौरी मिलने और तस्वीरें दिखाने से ये भी मुमकिन था कि घबराहट में वो अपने अफसरान के सामने खुद ही सब कुछ बक न दे। मैं इसे चंद रोज़ शशपंज में और हमारे अगले इक़दाम के इंतज़ार में रखना चाहता था। हम रेस्टोरेंट में 2-3 घंटे बैठे रहे लेकिन इस रात यशवंत नहीं आया। यशवंत के साथ रात जो गुजरी वो हमारा पहले से तैयार करता मंसूबा न था। ये महज इत्तेफाक था कि पहले रोज़ ही सब कुछ हो गया। लेकिन अब मुझे बाजी जीतने के लिए अपने पते निहायत होशियारी से खेलने थे। मैंने अपने साथियों से कहा कि ईसाई खकरोबों के पीछे लगे हुए दोनों साथी कहे कि वो अपना काम जल्दी करें लेकिन होशियारी से मुकम्मल करें। मैं चाहता था कि अगर यशवंत को मैंने काबू कर लिया तो खकरोबों के ज़रिए काम फौरी शुरू हो जाए। मैंने उठते हुए दोनों साथियों से कहा कि अगली सुबह वो यशवंत की निगरानी करें और देखें कि वो दफ्तर जाता है या नहीं। इसके चेहरे के तासरात का अंदाज़ा लगाएं और हर शाम इसी रेस्टोरेंट में बैठकर यशवंत की वहां आमद का इंतज़ार करें और जो ही वो बलाखाने की तरफ जाने लगे तो इसका पीछा करें और दूसरा मुझे अकबर होटल की लॉबी में इतला दे।